Good morning, class. Today we will discuss our next topic of the chapter, like the pace of industrial change. Yesterday we discussed the coming up of the factories. Now the pace of the industrial change. Pace means speed. So how rapid was the process of industrialization? Does industrialization mean only the growth of the factories? Now here we will discuss means like industrialization was taking place. We have discussed this from the early 18th century until 19th is multipled. The reasons we are discussing here. So what was the speed of the industries? So it can be discussed in 3 points. First point is that when we are discussing इंडस्ट्रीज कि इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो कर रही थी, लेकिन कैसे ग्रो कर रही थी? खाली इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री अकेली ही नहीं चलती, उसके साथ और भी हैं. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात कर रहे थे, उसके साथ साथ और कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करी? लाइक द फर्स्ट मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन वाज क्लियरली कॉटन, ये तो हम जानते हैं. फिर दूसरी उसके साथ थी मेटल, मतलब मेटल के आयरन. Growing a rapid ones, cotton was leading sector in the first phase of industrialization up to 1840s. 1840s के तक ये बहुत अच्छी तरीके से इक्वली काम कर रही थी. एंड आफ्टर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लेड टू द वे. साथ साथ उसके साथ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का भी बिग रोल था. विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इंग्लैंड फ्रॉम 1840 एंड द कॉलोनीज फ्रॉम 1860, द डिमांड ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंक्रीज रैपिडली. अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री की डिमांड कैसे बढ़ी होगी? क्योंकि मशीनें किस चीज़ की बनी हैं? ठीक है, मशीनें भी तो आयरन स्टील की बनी है, तो वो मशीनों की डिमांड बढ़ी और ये भी बढ़ी. और फिर जो और चीज़ें थी इससे जुड़ी हुई, लाइक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी इसी के थे. सो 1873 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग आयरन एंड स्टील वर्थ अबाउट दैट इज पॉइंट आपका कितना देता था वो? 77 मिलियन, डबल द वैल्यू ऑफ सेकेंड, मीन्स डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट. पहले अगर 77 था तो इस टाइम तक वो 144 के आसपास हो गया था. Second is that a new industries could not easily displace traditional industries. ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि कोई भी नई इंडस्ट्री ट्रेडिशनल को इतनी जल्दी मार्केट से नहीं हटा पाती. मतलब कि अभी इंडस्ट्रीज आ गए थे, मशीन्स आ गए थे, बट सारा काम किससे होता था? हाथ से होता था. अभी भी लोग, वर्कर्स जो थे, दे वर ट्रेडिशनली वर्किंग एट देयर home. Even the end of the 19th century, less 20% of the total workforce was employed in the technology advances industrial sectors. 20% of the total workforce. वर्कफोर्स यहाँ पर है आपका लेबर क्लास. मतलब 20% वर्कफोर्स जो थी वो किस में काम कर रही थी? ट्रेडिशनली, employed in technologically advanced industrial sector. Textile was dynamic sector, but large portion of output was produced not within factories but outside with the domestic units. 20% वर्कर्स जो थे वो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे और बाकी का सारा काम कहाँ हो रहा था? 80% किस में कर रहे थे? अपने घरों में कर रहे थे. ठीक है. So third reason was that the pace of change in traditional industries was not set by the steam powered cotton or metal industries, but they did not remain entirely stagnant either. थर्ड क्या था? ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज तो थे, वॉज नॉट सेंट स्टीम पावर्ड, मतलब उनके साथ मशीनों का कोई तालमेल नहीं था, लेकिन मेटल इंडस्ट्रीज फिर भी थी, but they did not remain entirely stagnant either. Seemingly ordinary and small innovations were basis on the growth of many non-mechanized sectors such as food processing, building, pottery, glass work, tanning, furniture making, producing of the implement. थोड़ा सा इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, मशीनें आ गई थी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी चल रहा था, लेकिन जो अभी हाथ से काम करने वाले लोग थे, ठीक है, ट्रेडिशनली जो काम कर रहे थे, वो भी तो कोई टूल नए इस्तेमाल कर रहे होंगे. जरूरी नहीं है कि वो उसी तरीके का हैमर और उसी तरीके के
क्लिप्स वगैरह जो भी हैं यूज कर रहे होंगे, दे वर समटाइम्स यूजिंग डिफरेंटली। तो यहाँ पर थोड़ा चेंज आया, यानी मशीनीकरण इन चीजों में भी दिखा। फोर्थ था टेक्नोलॉजिकल चेंज अकर्ड स्लोली, रैपिडली नहीं हुआ, स्लोली हुआ, बिकॉज gradually people accepted this new technology. They did not spread dramatically across the industrial landscape. ऐसा नहीं हुआ कि कोई मैजिक रोड थी, फटाफट आया और सब चीजें चलने लगी, नहीं। न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव, मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर कॉशन अबाउट यूजिंग इट। ठीक है, नई चीजें आई पर अभी भी लोग डर रहे थे। ठीक है, होता है ना कि नई चीज लगी है, ऑब्वियसली कोई चीज हमारे घर में भी आती है, हम नया चीज कोई लेके आते हैं तो हम उसको केयरफुली यूज करेंगे ना, ऐसा तो नहीं आके बिगाड़ देंगे। तो ऐसे ही जब इतनी भारी भरकम मशीन लगी थी तो लोग बड़ा केयरफुली यूज करते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर ना तो उनके स्किल के लिए कोई इंजीनियर था या कोई रिपेयर मास्टर था। सो द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वाज कॉस्टली। ज्यादातर जब इस्तेमाल करना नहीं आता था तो मशीनें टूट जाती थी और उनको रिपेयर करना क्या था, इट वाज टेरेबल। So they were not an effective as their invention and manufacturing claims. तो यहाँ तक कि मतलब वो they were not effective, इतने इफेक्टिव नहीं थे, और their invention, inventors and manufacturers claim, मतलब उनके उनके इन्वेंटर्स को जिन्होंने उन्हें बनाया और उनके मैन्युफैक्चरिंग को वो क्लेम भी नहीं कर सकते थे। आज तो क्या है, हमारे पास गारंटी वारंटी होती है ना, कि हम कोई चीज़ खराब है तो उसको कहेंगे नहीं हमें नहीं चाहिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि स्केरी था। ठीक है, सो consider the case of the steam engine. James Watt improved the steam engine produced by Newcomen and patented a new engine. अब यहाँ पर एक नई चीज दी है आपको कि वी नो दैट स्टीम इंजन किसने बनाया था, जेम्स वोट ने बनाया था। तो जेम्स वोट ने इम्प्रूव्ड किया स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यूकॉमेन, और इसने जो न्यूकॉमेन का पहला बनाया हुआ था उसको पेटेंट किया, उसको नई तरीके से उसको शेप दी होगी। एंड न्यू इंजन इन 1781, हिज इंडस्ट्रियल फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल, और एक नया मॉडल भी उस टाइम पर बना, बट 4 years ही कुड फाइंड नो बायर्स, लेकिन कुछ सालों तक तो उसको कोई खरीदने वाला ही नहीं आया मार्केट में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब मशीनों से लोग इतने डरे हुए थे। एंड at the beginning of the 18th century there were no more than 321 steam engines all over England. पूरे इंग्लैंड में कितने इंजन थे? 321. And of course 80 were for cotton industries, 9 for wool industries, and rest were in mining, in canal works and iron works. Steam engines were not just in any of the other industries till much later the century. So even the most powerful new technology was enhanced the productivity of the labor manifold and saw are slow to be accepted by industry. चीजें तो बन रही थी मैनीफोल्ड, मतलब बहुत तादाद में बन रही थी, मल्टीपल ग्रोथ हो रही थी, लेकिन क्या था, स्लो था, एक्सेप्टेड बाय इंडस्ट्रियल स्लो, वो मशीनों को देर से स्वीकारा जा रहा था। सो हिस्ट्री नाउ हैव कम टू इंक्रीजिंगली recognized that the rapid worker in mid 19th century was not a machine operator but the traditional craft person and labor. तो ज्यादातर काम मशीनों से नहीं हाथों से हो रहा था। सो इन हेयर वी हैव डिस्कस्ड 4 पॉइंट। तो फर्स्ट वाज that means like the means basic industries was cotton, and simultaneously the importance of iron and steel. Second था 20% only working in workshops, 80% were doing work with traditional. थर्ड आपका था ट्रेडिशनल, जो आपका ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, दे वर नॉट फुली डिपेंडिंग ऑन ट्रेडिशनल वे बट यूजिंग द मशीन्स, और व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे वर डूइंग, लाइक food processing,
और आपका building, poetry, like all. Another fourth one is that people were scary, slowly they were using the industries. So these 4 points are very much important. You learn them, and after that, at the last of this century, this paragraph, we discussed कि mainly टू नेम्स इसमें यहाँ पर आए हैं, आपका मैथ्यू बोल्टन और फिर आपका दूसरा है, एक तो जेम्स वॉटी है, उसने इम्प्रूव किया, फिर न्यू कॉमिन का है जो पेटेंट किया, फिर मैथ्यू बोल्टन का है, और टोटल कितने थे, 321 स्टीम इंजन्स थे, जिसमें कि 80 ही कॉटन मिल में थे और रेस्ट जो थे वूल में थे, और उसके बाद और जगह पर लगे हुए थे, माइनिंग एटसेट्रा. So the last they were until the mid-19th century, people were scary to use the machines. So till here we discussed